स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महाभारत 2024 के मरुधरा मोर्चे की सियासी जंग काफी दिलचस्प है, रोचक मोड़ पर प्रचार के जरिए पहुंची हुई है। आज बात करेंगे जालोर सिरोही लोकसभा सीट की, जहां से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी की ओर से लुम्बाराम मैदान संभाल रहे हैं। कई लोग इसे एक खास पर्सनैलिटी और एक आम आदमी के बीच का मुकाबला देख रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे स्थानीय और बाहरी के बीच का मुकाबला देख रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इमोशनल कार्ड खेला है, वहीं जनता नमो नमो के नारे लगाते भी कई सेक्टर्स में, कई पॉकेट्स में नजर आई है। तो किस तरह का यहाँ मुकाबला रहेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के नेता वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हरीश परिहार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और शरद टाक मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत हमारे बीजेपी के गेस्ट के साथ करना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक की कोशिश में है, लेकिन जिस व्यक्ति ने जालोर सिरोही में हैट्रिक लगाई उस पर भरोसा नहीं जताया गया। क्या यह सवाल आम पब्लिक बीजेपी से नहीं पूछ रही है? नरेंद्र मोदी जी का काम और विकास का मुद्दा यहाँ पर प्रबलता से है, और आम जनता में बीजेपी के प्रति जबरदस्त सद्भाव है। आपका जो प्रश्न है उसका मेरा उत्तर ये रहेगा कि हमेशा बीजेपी अलग अलग कार्यकर्ताओं को मौका देती है। इस बार मोदी जी ने एकदम संगठन के कार्यकर्ता को मौका दिया है। लुम्बाराम जी चौधरी किसान मोर्चे से एक बूथ अध्यक्ष से बनते हुए वो जिलाध्यक्ष बने और प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला प्रधान रहे वो 5 वर्षों तक। लोगों के बीच में कहीं ये मैसेज तो नहीं गया कि जो सिटिंग एमपी थे वो प्रधानमंत्री मोदी की स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच नहीं कर पाए और इस वजह से उनको हटाया गया? कहने का मतलब ये कि शायद उन्होंने उतना काम नहीं करवाया जितना मोदी जी अपेक्षा रख रहे थे। नहीं, कारण ये नहीं था। कारण यही था कि नए कार्यकर्ता को मौका देना, और इस बार ऐसे कार्यकर्ता को मौका दिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ किसान वर्ग से है और 24 आवर्स चलायमान रहता है, और उसके प्रति आम जनता में बहुत जबरदस्त क्रेज है। और वो होने के बावजूद क्योंकि संगठन से निकला हुआ कार्यकर्ता है, इसलिए सारे संगठन के कार्यकर्ता और आम जनता उससे जुड़ गई है और एक वातावरण बना हुआ जोरदार रूप से। ठीक है, आप हमारे यहाँ पे होर्डिंग लगे देख सकते हैं, तो वैभव गहलोत जी का जो फोटो है वो हाथ बांध कर फोटो है, उनका हाथ जोड़ते हुए का फोटो है, तो वो जो एक अटैचमेंट है उनका आम जनता के साथ में वो दिखाई देता है। ठीक है, मैं हरीश परिहार जी आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि क्या कारण है कि इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है, भावुक अपील करनी पड़ रही है कांग्रेस को? तो मैं पहले ये बात कहना चाहूंगा कि जो पहला क्वेश्चन आपने हमारे बड़े भाई साहब वीरेंद्र सिंह जी से कहा कि उन्होंने पूर्व प्रत्याशी को बदला भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये मोदी जी की योजनाओं की क्या बात करेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया और जमानत जब्त हो गई, तो आप पिछले 15 सालों का आप हिसाब किताब देख सकते हैं। जालोर सिरोही की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया ना, जो जोधपुर से पिछली बार हार गए। देखिए, हमारे यहाँ पे पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस पार्टी से वैभव गहलोत जी को चुनाव लड़ाने की मांग चल रही थी, और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे कांग्रेस के नेता माननीय अशोक गहलोत जी का जो व्यक्तित्व है और उनकी जो कार्य योजना है, उन्होंने जालोर सिरोही में जितना बजट दिया और जिस तरह से कार्य किया, उसकी आम जनता में, सिरोही की और जालोर की जनता में नहीं। हरीश भाई, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इतना कुछ है तो जो मेरे को पहले सवाल पर वापस लौटाता है कि जरूरत क्या पड़ गई भावुक अपील की, इमोशनल कार्ड खेलने की, ये कहने की कि मैं अब सब आपके हाथों में सौंपता हूं। आज तक मेरी वाइफ कभी चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरी, देखिए बेटे के लिए वो तक आई है। ये सब तो इमोशनल कार्ड ही होते हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जोधपुर से 5 बार सांसद रहे, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई मेरे बेटे को पहले ही कहीं से भी ऐसे डायरेक्टली हम चुनाव लड़ा ले, डायरेक्टली पोस्ट दिला दे। वो वैभव गहलोत जी पिछले 2003 से कांग्रेस के बीच में संगठन में कार्य कर रहे थे, और 2014 में वो पहली बार ऑर्गेनाइजेशन में
पद लेके आए और उसके बाद उस समय जब कांग्रेस के सेकंड टाइम सीएम बने गहलोत साहब, तो 2009 में भी उनकी बहुत डिमांड थी। सवाई माधोपुर टॉप सवाई माधोपुर से भी लोग उनकी नहीं, डिमांड कर रहे थे, यहाँ से भी कर रहे थे। 2 सेकंड हरीश भाई, लेकिन मुझे तो बहुत भी- अच्छे से याद है जी। कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष युवा नेता चाहते थे कि बनाया जाए, लेकिन मैंने कहा कि सब लोग ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने वैभव को मना किया कि मेरे सीएम रहते तुम चुनाव लड़ोगे तो सीएम के बेटे के नाते तुम जीत जाओगे, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग कहेंगे सीएम का बेटा इसलिए चुनाव जिता दिया। मैं कह रहा हूं कि 2019 में जब जोधपुर से वैभव गहलोत खड़े हुए तब सीएम तो अशोक गहलोत ही थे, कहां जिता पाए उनको जोधपुर अपने गढ़ से, तो वो जालोर आके कैसे जिता ले जाएंगे, सवाल तो ये है। देखिए ऐसा है सर कि जो जालोर सिरोही की जनता बहुत जागरूक है और उनके अभी जो हमारा क्षेत्र में पिछले 4 टर्म में हम देख सकते हैं कि केंद्र का कितना रुपया आया, कितना बजट आया, कोई कार्य योजना नहीं है। हम पिछले लोकसभा पिछले एमपी साहब का जो देख सकते हैं कार्यभार, उसमें आप कोई एक योजना नहीं बता सकते, एक उनका कार्य नहीं गिना सकते पूरे जालोर सिरोही में कि उन्होंने 15 साल में कोई कार्य किया है। और माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा क्योंकि मैं आगे इसी से जुड़ा सवाल आपके पास लेकर आऊंगा जो आपने अभी कहा है। शरद, देखिए जालोर और सिरोही, जालोर अलग ट्रेंड रखता है वोटिंग का, सिरोही अलग ट्रेंड रखता है वोटिंग का। एक क्षेत्र जिस दिशा में बहे जरूरी नहीं है कि दूसरा क्षेत्र उस दिशा में बहे। ऐसे में कौन सा प्रमुख मुद्दा इस वक्त वहां पर हावी है? क्या स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा सचमुच अपनी जगह बना पाया है लोगों के बीच में? शरद टांक। देखिए स्वप्निल की मैं आपको बताऊं कि यहाँ प्रमुख मुद्दा, यहाँ विकास का मुद्दा इस बार रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की पेयजल समस्या है, उसको रहेगा। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा यहाँ पर इतना कारगर इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जालोर सिरोही लोकसभा में पिछले कई सालों का ट्रेंड देखा जाए तो वहां पर हमेशा बाहरियों ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ सरदार बूटा सिंह से लेकर बीजेपी की लक्ष्मण बंगारू, जो सुशीला बंगारू थी, लक्ष्मण बंगारू की पत्नी, वो भी यहाँ पर सांसद रही है। हाईएस्ट जो 4 बार जो सांसद रहे हैं वो सरदार बूटा सिंह कांग्रेस के रहे, फिर देवजी पटेल जो 3 बार यहाँ रहे। तो बाहरी का मुद्दा हालांकि बीजेपी इसको बुलाने की पूरी कोशिश कर रही है, बाहरी और स्थानीय का मुद्दे के लेके कि ये सिरोही के लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमारे सिरोही को पहली बार भाजपा ने टिकट दिया है तो क्यों नहीं हम इसको पूरा इस तरीके से इसका माइलेज लें। तो जालोर के लोग इसको लेकर ये सोच रहे हैं कि इस बार भाजपा ने जालोर, तो ये बाहरी और इतना कारगर मुझे नहीं लगता कि इतना कारगर साबित होगा। यहाँ केवल पेयजल की समस्या है मुख्य समस्या, और विकास के मुद्दे। और मुख्य बात करना चाहूंगा, जाति आधार चुनाव हो चुके हैं आजकल, जो पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं जाति आधार पर ये चुनाव पूरे हो रहे हैं क्योंकि चौधरी कम्युनिटी लगातार यहाँ पर चुनाव को यहाँ बीजेपी से टिकट लेती है। तो विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी देखा जाए, अगर एनालिसिस करेंगे तो जाति आधारित चुनाव है और अशोक गहलोत खुद इस बार अपनी कम्युनिटी का पूरा माइलेज लेने के लिए यहाँ लगे हुए हैं। जी, लेकिन जब अब कास्ट की बात निकली है शरद, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक तरफ बसपा प्रत्याशी से नामांकन वापस दिलवाकर रूठों को मनाने की दिशा में एक बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन बीएपी को साथ नहीं ले पाए। माना जा रहा था कि बीएपी का प्रत्याशी यहां से अपना नाम वापस लेगा और बांसवाड़ा डूंगरपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी अपना नाम वापस लेगा। न नाम वापस वहां हुआ, न नाम वापस यहां हुआ, तो ये तो वोट कटने की स्थितियां बनी। इस पर भी तो कांग्रेस को नजर रखनी होगी। बिल्कुल स्वप्निल, में ये बात इस बात पे आने वाला था कि जिस तरीके से जाति आधार पर इस बार का ये चुनाव देखा जाए तो बाप को मनाने में कांग्रेस बिल्कुल असफल रही, क्योंकि बाप का एक अलग सिनेरियो यहाँ पर, बाप के अंदर जो इंटरनली तरीके से अगर जानकर देखें तो उनकी विचारधारा बिल्कुल दोनों राजनीतिक पार्टियों से विपरीत है, तो उनको मनाना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अशोक गहलोत इस बार 2-3 चुनावी सभाओं में कहते नजर आए कि मैं माली हूँ, माली का और एक माली का काम होता है इस बगीचे को संभाल के रखना, और मैं मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार इस राजस्थान के इस पूरे बगीचे को संभाला है। तो कुल मिलाकर इनके बयानों से ये माना जा सकता है कि अब पूरा चुनाव है वो एक एंगल पर बैठा है, वो जातीय एंगल पर बैठ रहा है। जी स्वप्निल, ठीक है, और धर्म का तड़का लगाने की भी कोशिश हुई है, उस पर मैं आगे आऊंगा और बताऊंगा किस तरह से। लेकिन एक बार फिर मैं कांग्रेस के गेस्ट हरीश परिहार जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, मेरा सवाल यह है कि हाल ही में रतन देवासी ने यह कहा कि अगर कोई चूक हो गई हो, छोटे मोटे काम नहीं हुए हो तो माफ कर देना,
लेकिन इसकी सजा वैभव गहलोत को मत देना। आप कह रहे हैं बीजेपी ने विकास नहीं किया, रतन देवासी के बयान से लग रहा है कि कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस के जो पिछला कार्यकाल रहा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे गहलोत साहब का, उसमें जालोर सिरोही को जितना विकास किया गया है उसकी आपको हर उसी का नतीजा है कि आज 22 से 24 हजार किस चीज की माफी मांग रहे हैं? रतन देवासी ने किस चीज की माफी मांगी? तो रतन देवासी जी ने देखिए कि हमारे यहाँ से कुल 5 चुनाव लड़े। उन्होंने 2003 से विधानसभा के चुनाव लड़े, गत चुनाव उन्होंने लोकसभा का भी लड़ा और वो 2 चुनाव जीते विधानसभा के। तो उनके वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, और जो कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है सारी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाए हो, तो वो कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले 4 चुनाव से लोकसभा नहीं जीत पा रहे हम जालोर से। तो अगर कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है तो कार्यकर्ता जोश के साथ आपके पीछे खड़े क्यों होंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि सारी आकांक्षाएं पूरी नहीं, बहुत सारा काम हुआ है हमारे जालोर सिरोही में पिछले कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में। उसमें आप देख सकते हैं कि रतन देवासी जी खुद 22,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। हम भिनमाल में हम जीते हैं, रेवदर में हम जीते हैं, और बाकी सभी जगह भी हम, जैसे आप आहोर में देखिए हमारा 17% वोट गेन किया है हमने। सभी जगह वोट परसेंटेज बढ़ा है हमारा। और इस बार हमारी पूर्ण परिस्थिति है कि हम जालोर सिरोही की जनता जाग चुकी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं जिनको पिछले 4 सालों में, और सबसे बड़ा मैं कहना चाहूंगा कि जालोर सिरोही की जनता है जिनका, लेकिन वैभव गहलोत का नाम सामने आने के बाद जो लोग आपसे गुस्सा हुए उन सभी की नाराजगी दूर हो गई है या कुछ अभी भी नाराज हैं, खासकर जो जा चुके हैं उनमें से? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। और यहाँ से तो कौन जा चुके आप ये बता सकते हैं? हमारे यहाँ से तो कोई गए नहीं है मेरे ख्याल से। सिरोही से तो नहीं गया, लेकिन लाल सिंह जी तो गए जालोर से। नहीं, लाल सिंह जी कांग्रेस में वापस आ चुके हैं सर। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो एक को मना लिया, बाकियों को भी मना लिया या अभी सफर बाकी है? जी, एक को तो मना लिया आपने जी। मैं ये लाल सिंह, एक को तो आपने मना लिया, बाकियों का क्या? हमारे जालोर सिरोही में कांग्रेस से अभी कोई बागी नहीं है सर। ठीक है, लाल सिंह जी भी अपना आवेदन वापस ले चुके। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी जोड़िए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। मैं आपकी बात में जोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे चुनाव जातिवाद पे नहीं, यहाँ चुनाव राष्ट्र के मुद्दों पे हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी, और इस मुद्दे पे ही जनता अपना मत देगी और मन बना चुकी है। नहीं, लेकिन वीरेंद्र भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वीरेंद्र भाई एक बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देवजी पटेल का रिपोर्ट कार्ड विधानसभा चुनावों का नतीजा क्यों नहीं होना चाहिए? देवजी पटेल का विधानसभा नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है। और एक बात मैं आपको मैं कह रहा हूँ, आपका सिटिंग एमपी, देखिए आपका सिटिंग एमपी विधानसभा चुनाव में उतरा और उसके साथ क्या हुआ ये किसी से छिपा थोड़ी ना है। देखो आप, वो जो विधानसभा चुनाव थे और वहाँ की जो परिस्थितियां बनी थी, वो निर्दलीय के कारण से जो जीता वो भी बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। जो जीतने वाला कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है, वो बीजेपी के, और वो बीजेपी के लिए चुनाव कर रहे हैं। अरे पर जो दोनों सामने हुए, लेकिन वो जो बीजेपी का कैंडिडेट जिसे आप कह रहे हैं कि वो जो जीता, जो बीजेपी के बैकग्राउंड वाला रहा, वो बीजेपी के सिंबल पर नहीं लड़ा। वो शख्स जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी के सिंबल पर नहीं लड़ा, और उसने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि वो एक सिटिंग एमपी को हरा जाए। तो ये कहीं ना कहीं सिटिंग एमपी की क्वालिटी पर तो सवाल उठता है ना। वहां पर जो समीकरण बने थे वो जाति आधार पे हो गए थे विधानसभा के चुनाव, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पे चुनाव होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो ये था कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा, और कांग्रेस तो सिरोही जालोर में रही भी नहीं। और विशेष करके सिरोही जिले में तो कांग्रेस को हमारे यहाँ पे निर्दलीय विधायक को सारे पावर दे रखे थे। यहाँ के जिलाधीश को तो प्रभारी मंत्री से मिलने में भी कांस्टेबल रोक रहे थे। वो बताना पड़ रहा था। शरद ठाकुर कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद में फिर दोबारा सवाल लेता हूँ। शरद ठाकुर कुछ जोड़ रहे हैं। शरद क्या कह रहे हैं आप? हेलो, शरद क्या कह रहे हैं आप? से कोई गया नहीं तो से एक श्रवण। शरद आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से बोलना चालू करें। बड़े नेता हैं, बड़े हैं जो
शरद, मैं चाहता हूं एक बार आप ना ये स्ट्रीम यार्ड से बाहर आकर दोबारा हमको ज्वाइन करें। आपकी आवाज कट रही है, हो सकता है नेटवर्क का कोई इशू हो। मेरी टीम आपसे बात करेगी। मैं एक बार फिर हरीश परिहार जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश परिहार जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस दिन वैभव गहलोत का नामांकन था, टीकाराम जूली लोगों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप लोग गौ माता के बड़े भक्त हैं और भाजपा के लोगों ने बीफ का निर्यात करने वालों से भी चंदा ले लिया, यह तो इनकी भक्ति की असलियत है। मैं कह रहा हूं इमोशनल पर इमोशनल कार्ड, इमोशनल पर इमोशनल कार्ड। कांग्रेस हर हथकंडे अपनाना चाहती है या सिर्फ इमोशन के बेसिस पर जीतना चाहती है? ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि 5 साल जो कांग्रेस ने प्रदेश में किया उसके बेसिस पर आप वैभव गहलोत को जिताओ? देखिए कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं, हमारे जालोर सिरोही लोकसभा में सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा गौशाला। हाँ जी। और गायों को लेकर और जो गौ माता को लेकर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं बनाई और जो लंपी बीमारी फैली और उस समय जिस तरह से कार्य योजना की। नहीं, तो आपने ये नहीं कहा कि लंपी में हमारी जो कार्य योजना थी उसके लिए आप हमें वोट दो। आपने ये कहा कि भाजपा के लोग बीफ का निर्यात करने वालों से चंदा ले रहे हैं। आपने अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया। हाँ, तो इसमें कोई गलत क्या कहा? वो बीफ के निर्यात करने वालों से ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। और एक तरफ आप राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की किस कंपनी से चंदा लिया? राष्ट्रवादिता की बात कर रहे हैं। नहीं, हरीश जी साबित करें, पाकिस्तान की किस कंपनी से चंदा लिया, थोड़ा बताएं, खुलासा करें, हमें भी पता चले। देखिए, जो लिस्ट आई थी मीडिया में जारी की गई, उसमें एक पाकिस्तानी कंपनी भी थी, नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट देखी उस दिन सारे न्यूज चैनल में, मैं आपको भी पेश कर दूंगा जल्दी। ठीक है। मेरा सवाल अब बीजेपी से है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस इमोशनल पर इमोशनल कार्ड खेल रही है। कांग्रेस ने एक तरफ परिवार का तो मुद्दा उठाया ही उठाया, दूसरी तरफ बीफ के निर्यात करने वालों से चंदा लेने का भी मुद्दा उठाया। अगर राष्ट्रभक्ति पर यहां के चुनाव हो रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या लोगों को यह बात अखरेगी नहीं कि बीफ का निर्यात करने वालों से भाजपा को चंदा मिला और भाजपा ने ले लिया? जनता जानती है कि कांग्रेस 70 वर्षों से सिर्फ झूठ ही बोल रही है और हमारा प्रत्याशी जो है लुमाराम जी चौधरी, वो पक्का गौ भक्त है, गौ सेवक है, खुद किसान है, गौशालाओं के बीच में रहता है और उसकी जो छवि है उसके पर इसमें झूठ का है। बीफ का निर्यात करने वालों से आपने चंदा तो लिया है, गले उधरते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ जो सच्चाइयां सामने आई है उसमें ये जानकारी तो सामने आई है ना कि बीफ का निर्यात करने वाली कंपनी से आपने चंदा लिया है। ये तो फैक्ट है। ये किसी भी तरह का सत्यापित खबर नहीं है। हाँ। उन्होंने जो बोला वो मन गढ़ंत बोला हुआ है, ये प्रमाणिक वक्तव्य नहीं था उनका, उसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं था उनके पास में क्या है। और सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पारदर्शिता लाई है। ये सारा कांग्रेस के पास में कुछ बचा भी नहीं झूठ बोलने के अलावा। और जितना उस दिन नामांकन दिन जमावड़ा खड़ा पर किया था, उससे कांग्रेस का खुद का ग्राफ नीचे चला गया। लोगों में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद हताश और निराश है, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यहाँ पूछा ही नहीं गया। यहाँ पे सिर्फ सिरोही जिले में सईम लोढ़ा और जालोर में पुखराजी पाराशर, ये 2 व्यक्तियों ने पूरा लोकसभा क्षेत्र चलाया। उसमें कांग्रेस और कांग्रेस जी कहीं भी नहीं थे। वो कांग्रेस जी आज कहते थे कि यही अशोक जी गहलोत ने अगर पहले उनका आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये तमाम इश्यूज जो हमने कवर किया, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जनता में इशू है भी नहीं। हाँ, नहीं, ठीक है वीरेंद्र सिंह जी। हाँ, शरद टांग बोले। जनता में नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी को देख करके होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है वीरेंद्र भाई, आप वीरेंद्र भाई आपको रोक रहा हूँ, शरद टांग बोलेंगे। जी शरद टांग। स्वप्निल, मैं बताऊं कि इस बार का चुनाव बड़ा रोचक चुनाव है। ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, एक नहीं कांग्रेस की प्रतिष्ठा का चुनाव है, गहलोत की खुद की प्रतिष्ठा का चुनाव है। तो वहीं पूरी भाजपा इस चुनाव को जीतने में लगी हुई है। मुद्दों का चुनाव देखा जाए तो यहाँ विकास के कुछ मुद्दे काम करेंगे तो जाति आधार समीकरण भी काम करे, कहीं कहीं राष्ट्रवाद की बात आएगी तो कई लोगों को ये भी अखर रहा है कि जब बीजेपी ने अपनी जो इलेक्टोरल बॉन्ड में ये मतलब कि मेंशन किया कि हमने भी कंपनियों से चंदा लिया है, तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए देखा जाएगा तो फिर भी जो राष्ट्रवाद की बात रहेगी वो तो पूरे प्रदेश में एक लहर है, पूरे देश में एक लहर है, वो तो रहेगी। लेकिन अब जो के आधार पर कई सीटें
जाती है, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को यहाँ टिकट देकर ओबीसी वोट बैंक को साधने की जो कोशिश की, तो उसके पीछे भी ये मंशा रही ओबीसी वोट बैंक को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए, चौधरी कम्युनिटी को कैसे कब्जे में लिया गया है। तो अशोक गहलोत ने भी अपनी ओबीसी बैकग्राउंड होने के वजह से यहाँ पर जालो सिरोही को चुना है, क्योंकि पिछले कई समय से वो इस सीट पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो तमाम बातों की बात करें तो सभी मुद्दे अलग अलग जगह पर अपना अलग अलग प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा और अपना प्रभाव रखेंगे स्वप्निल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।